आज मैंने पहली बार तुम्हारे नेत्रों में भय देखा है स्वस्थामा। ओम ने कहा। हाँ, क्योंकि उसकी छवि आज भी मेरे लिए कष्टदायी है। वह मेरे ही समान चलता व बोलता था और उस समय मेरे पास जितनी शक्ति तथा जितना ज्ञान था उतना ही उसके पास भी था। हम दोनों में केवल इतना ही अंतर था कि उसके लाल नेत्र द्वेष और प्रतिशोध से भरे हुए थे। जहां स्वस्थामा और ओम आपस में एक बंधन बांध रहे थे, परमल बर्फ को तोड़ने के लिए जितना संभव था उतनी गहराई तक जाने में व्यस्त था। एलएसडी जीपीआर के माध्यम से जो रहस्यमय झील के कोने कोने को स्कैन कर रहा था, जल के नीचे हर वस्तु की जांच कर रही थी। परंतु वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि प्रत्येक चरण के साथ बृहस्पति मिलारेपा और परशुराम के साथ साथ रूप कुंड के समीप आ रहा था। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिलारेपा? बृहस्पति ने कहा। हाँ, मिलारेपा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। मैं यहाँ थोड़ा भ्रमित हूँ, क्या आप कृपया मुझे बताएंगे यदि मैंने कुछ अनुचित समझा हो तो? बृहस्पति ने कहा। किस विषय में? मिलारेपा ने भ्रमित होकर पूछा। धन्वंतर ने मृत संजीवनी नामक एक ग्रंथ लिखा था, परंतु अब उसे नागेंद्र नामक किसी वृद्ध व्यक्ति ने चुरा लिया है। नागेंद्र वही पुरुष है जिसके लिए आपने एक बार कार्य किया था और फिर परशुराम तक पहुंचने हेतु धन्वंतर के प्राण लेकर नागेंद्र से छल किया था, और आपने धन्वंतर की पुस्तक की रक्षक की उस व्यक्ति से रक्षा करने हेतु ऐसा किया जिसने कभी विचार किया था कि उसका रहस्य आपके पास सुरक्षित है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने क्या कहा, परंतु क्या मैंने उचित कहा? हाँ, तुमने उचित कहा, मिलारेपा ने कुछ लज्जित होते हुए उत्तर दिया। परंतु आप किसके सहयोगी हैं? मैं भ्रमित हूँ। भोले बृहस्पति ने फिर पूछा। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, मिलारेपा ने बृहस्पति के कंधे पर मित्रवत हाथ रखते हुए उत्तर दिया। परंतु आपने उस वृद्ध चोर के लिए कार्य किया था, वह कौन है? बृहस्पति जानने हेतु उत्सुक था। मैं नहीं जानता। अपने अतीत की स्मृतियों में खोए हुए मिलारेपा ने अपना हाथ हटा लिया, परंतु प्रश्नों का बहाव अभी समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, परंतु आपने ओम के लिए परशुराम तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को संकट में डाल दिया। ओम कौन है? बृहस्पति ने पूछा। मैं नहीं जानता, मिलारेपा ने कहा, जो अभी भी विस्मृत में थे, जिससे बृहस्पति चिढ़ गया, जो केवल सीधे व सरल उत्तर की अपेक्षा कर रहा था। न तो आप यह जानते हैं कि आपने किसके लिए कार्य किया और न ही यह जानते हैं कि आपने किसकी रक्षा की, तो यह कौन जानता है? मिलारेपा ने विनम्रता पूर्वक बृहस्पति के बालोचित क्रोध को अनुभव करते हुए और उसे शांत करते हुए उत्तर दिया। जिसके लिए मैंने कार्य किया वह था नागेंद्र, और जिसकी रक्षा मैंने की वह था ओम। तभी परशुराम ने उन दोनों को समीप बुलाया और माइक्रोचिप्स को उनकी ग्रीवा के पीछे चिपकाते हुए घोषणा की, यह हर समय तुम पर रहेगा। यह एक ट्रैकर है, इससे मुझे अपने डिवाइस पर आप दोनों के स्थानों का पता लगाने में सहायता होगी। फिर उन्होंने उनके संबंधित मानचित्रों के साथ कपड़ों की एक जोड़ी उन्हें दी और अपने हाथों में कुछ पैसे लेकर मिलारेपा की ओर मुड़ी। यह वर्तमान में भारत में स्वीकृत मुद्रा है, इससे आपको सहायता मिलेगी। आपको आगे अनेक नगरों से लंबी यात्रा करनी है। परशुराम ने भारतीय मुद्रा का एक गट्ठा सौंपते हुए कहा। मिलारेपा ने एक झलक देखी और नम्रता से मुस्कुराए। धन्यवाद महोदय, परंतु मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। परशुराम ने उन्हें बताया कि जिस विषय से वे परिचित थे उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका था, जिस कारण उन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती थी। इसे रखना और इसका प्रयोग न करना इसकी आवश्यकता होने और इससे उनके पास न होने से उचित था। मिलारेपा ने परशुराम से केवल उनके कथन का सम्मान करने के लिए धन लिया, क्योंकि उन्हें अभी भी विश्वास था कि उनके लिए यह आवश्यक नहीं था। धन को देखकर बृहस्पति ने भोलेपन से पूछा, यह क्या है? क्या मैं भी यह ले सकता हूँ? यह अच्छी वस्तु नहीं है और तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम किसी व्यक्ति से भेंट करने वाले नहीं हो। परशुराम ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे किसी बालक को समझा रहे हों। बृहस्पति की भौहें तनी हुई थी। परशुराम ने मंद मुस्कान के साथ उसे एक नोट थमा दिया। लो, तुम इसे रख सकते हो। बृहस्पति का मुख तुरंत खिल उठा। धन्यवाद। अब वे वस्त्र पहनो जो मैंने तुम्हें दिए हैं, परशुराम ने कहा, और बृहस्पति की संक्रामक मुस्कान उनके मुख पर भी झलकने लगी। बृहस्पति ने आज्ञा का पालन किया और उन्हें पहनने का प्रयत्न करते हुए कपड़ों के साथ संघर्ष करने लगा। क्या यह पहली बार ज्ञान से बाहर आया है? मिलारेपा ने पूछा। हाँ, उसे धन नहीं चाहिए, वह सिर्फ इसीलिए रखना चाहता है क्योंकि तुम्हारे पास है, और बस यह जानने के लिए उत्सुक है
कि कागज का रंगीन टुकड़ा कैसे कार्य करता है, परंतु क्या उसे अकेले बाहर भेजना संकटहारी नहीं है? चिंतित मिलारेपा ने कहा। परशुराम की दृष्टि में मिलारेपा सही थी, इसीलिए उन्होंने अपने निर्णय को उचित ठहराया। नागेंद्र का सामना करना किसी के लिए भी संकटकारक है। वास्तव में उसे ज्ञानगंज से दूर कहीं भी भेजना संदेहपूर्ण है, क्योंकि वह पहले कभी बाहर नहीं गया। इसलिए मैं उसे रूपकुंड जैसे सुनसान क्षेत्र में भेज रहा हूं, जो कैलाश के समीप है, और इस ऋतु में मनुष्यों के लिए वहां आना वर्जित है। बृहस्पति आज्ञाकारी है। वह विश्व का सामना करने के लिए अत्यंत भोला हो सकता है, परंतु वह नागेंद्र से द्वंद्व करने के लिए शक्तिशाली है। अब इसे पहनो और आगे बढ़ो। भगवान तुम्हारे सहायक रहें। तब तक बृहस्पति शर्ट पैंट और मंकी कैप पहनने में सफल हो गया था, परंतु उसकी अधीरता स्पष्ट थी, क्योंकि वह अपने पूंछ को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो पतलून के पैर में उसने दबा ली। परशुराम ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से बोले, चाहे कुछ भी हो, इन वस्त्रों को मत उतारना बृहस्पति। कैलाश से रूपकुंड तक के अपने मार्ग का स्मरण रखना और कैलाश आने के लिए उसी मार्ग का अनुसरण करना। अपना सिर हिलाते हुए और अपनी पैंट को ठीक करते हुए बृहस्पति ने दोनों निर्देशों को स्वीकार किया। जहां बृहस्पति रूपकुंड के लिए पूर्णतः तैयार था, वहीं रहस्यमय झील पर एलएसडी स्क्रीन पर जो कुछ भी देख सकती थी, वह संपूर्ण रूप से जमा हुआ था, जिसमें किसी प्रकार के जीवन का कोई संकेत नहीं था। पहला दिन व्यतीत हो गया और झील का छठा हिस्सा स्कैन किया गया, परंतु कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं निकला। इसलिए उन्होंने रात में भी शोध जारी रखने का निर्णय लिया। जब वे चारों ओर की शांति को भंग करने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उनके ऊपर तारों भरा आकाश मरड़ा रहा था और पर्वत की घाटियों से गूंजती प्रकृति की चीखों से वे अनभिज्ञ थे। बृहस्पति अभी भी इस शांति की रक्षा करने से 2 दिन दूर था। उन्होंने रात भर काम किया, फिर भी मॉनिटर ने केवल कंकाल ही दिखाए। जब परशुराम, मिलारेपा और बृहस्पति उत्तराखंड नेपाल सीमा से अपने भिन्न स्थानों के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब संध्या हो गई थी। उस स्थान से सबसे निकट बृहस्पति के लिए रूपकुंड था और सबसे दूर परशुराम के लिए भीमकुंड। बृहस्पति और परशुराम ने गंतव्यों के मध्य में अपनी पूर्ण महिमा में उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा का ताजमहल मिलारेपा का गंतव्य था। दिन समाप्त हो गया और सूरज पश्चिम में अस्त होने लगा, परंतु दोनों ओर कोई भी परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि नागेंद्र और उसकी टीम ने अपनी खोज जारी रखी तथा परशुराम और टीम ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। दूसरी रात्र के अंत में झील के अर्ध भाग को स्कैन किया गया था, जिसने तीनों को निराश कर दिया था। नागेंद्र का धैर्य क्षीण होता जा रहा था, इसीलिए उसने उन्हें खोज में शीघ्रता करने का आदेश दिया। वर्धमान चंद्र केवल 1 रात्र दूर था। जंगल में छिपकर और मानव बस्तियों को चकमा देते हुए बृहस्पति ने रूपकुंड की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। उस संध्या एलएसडी ने एक स्थान पर भूमि के नीचे कुछ गर्मी के संकेतों का पता लगाया और परमल यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि वह क्या है, जबकि नागेंद्र किसी न किसी रूप में संकट की आशंका से आसपास दृष्टि रखे हुए था। परमल ने कंकाल की रीडिंग का अनुसरण किया और अपना हाथ पानी में डुबो दिया। एलएसडी परमल के हाथ की गर्मी और पिछली गर्मी के संकेत में समानता देख सकती थी, परंतु परमल न कुछ ठोस स्पर्श कर पा रहा था और न ही उसे किसी जीवित प्राणी का अनुभव हुआ। एलएसडी ने उसे थोड़ा और गहरा खोदने के लिए कहा, यह संदेह करते हुए कि वह वस्तु के ठीक ऊपर की सतह पर स्पर्श कर रहा होगा। जैसे ही उसने अपना हाथ भीतर डाला, उसकी अंगुलियां बर्फ की परत के नीचे किसी ठोस वस्तु से चिपक गई। छूने पर सतह खुरदुरी प्रतीत हुई। उसके आकार का अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हुए उसने उसे निकालने के लिए दृढ़ता से पकड़ लिया। उसने उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। जैसे ही परमल ने उसे पानी के भीतर सुरक्षित रूप से जकड़ा, एलएसडी को अपनी दाईं ओर किसी प्रकार की हलचल का अनुभव हुआ और उसने स्कैनिंग मॉनिटर से अपनी दृष्टि हटा ली। उसने एक मानवीय हड्डी को स्वयं हिलते हुए देखा। उसने घूमकर परिसर की जांच की और पाया कि सभी कटी हुई हड्डियां हिल रही थी। उसने परमल को देखा, जो अभी भी संघर्ष कर रहा था। एलएसडी जो कुछ देख रही थी, उस पर ध्यान आकर्षित करने हेतु उसने नागेंद्र को बुलाया। हड्डियां हिल रही हैं, आपके आदेश क्या हैं? नागेंद्र अभी भी संभावित संकट के लिए परित को दूर दूर तक देखने में व्यस्त था। एलएसडी का प्रश्न सुनकर उसने यह देखने के लिए अपना सिर ऊपर कर लिया कि संध्या में अर्धचंद्र निकल रहा था। वह चिल्लाया,
समय हो गया है, समय हो गया है, चाँद निकल रहा है, कंकाल जाग रहे हैं। उस मस्तिष्क को खोजने के लिए हमारे पास कुछ ही घंटे शेष हैं। परमल से कहो। नागिन ने अपना शेष वाक तब निगल लिया जब उसने झील के पास एक राक्षस को देखा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।